नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 60 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 60 में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। पहला जो क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की। अगर बात की जाए लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1871 में जो है वो शिमला की यात्रा की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से गवर्नर है जो शिमला सबसे पहले आए थे। तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जो शिमला सबसे पहले आए थे, तो इनका नाम था लॉर्ड एमरस्ट। लॉर्ड एमरस्ट जो है वो सबसे पहले शिमला आए थे। इनका नाम आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है लॉर्ड एमरस्ट का। उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लॉर्ड एमरस्ट जब शिमला आए थे तो कब आए थे। तो ये 1827 के आसपास शिमला आए थे। इस बात को आपने याद रखना है, पूछा भी गया है। और कहाँ पे ठहरे थे, तो याद रखना कैनेडी हाउस। कैनेडी हाउस में उस दौरान ठहरे थे जब ये शिमला आए थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, महात्मा गांधी भी शिमला आ चुके हैं। महात्मा गांधी की अगर बात की जाए मित्रों, तो महात्मा गांधी कब शिमला आए थे और किसके साथ ये शिमला आए थे। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो ये 11 मई, याद रखना 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जी शिमला आए थे। और इनके साथ लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और कस्तूरबा गांधी। ये पूछा गया है कितने लोग इनके साथ आए थे। 3 लोग, लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय थे और कस्तूरबा गांधी। ये तीनों लोग जो है वो इनके साथ जो है शिमला आए थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं और अगर आपका पेपर जो है अभी भी उसके लिए 2 या 3 दिन बचे हैं, तो आप इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए अपना पेपर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये हमारा नंबर है 7876145409। इस नंबर पे आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए और जल्दी से आप जो है हमसे हैंड रिटन नोट्स लीजिए। उसी प्रकार अगर लॉर्ड मेयो की मैं बात करता हूँ, लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था वो अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले इनकी बात कर लेते हैं। मेयो की 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो ने ही भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी। नियमित रूप से अगर जनगणना की बात करते हैं तो वो तो लॉर्ड रिपन ने करवाए थे, लेकिन सबसे पहले जनगणना की शुरुआत मेयो ने कर दी थी। लेकिन ये नियमित रूप से जो कंटिन्यू जो जनगणना चली थी वो रिपन के द्वारा, जिसको नियमित दशगणीय जनगणना कहते हैं, जो कि 1881 से शुरू हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन वही जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आज आपके बीच लेके आया हूँ। हिमालय पर्वतीय राज्य प्रादेशिक परिषद की रचना कौन से वर्ष हुई। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। देखिए, अगर बात की जाए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1946 में की गई थी। और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो अपने शिमला में है। इस बात को आपने याद रखना है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो मुख्यालय है वो शिमला में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उसी प्रकार आपने सुना होगा हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और इसके जो सेक्रेटरी थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के, वो पंडित पद्मदेव। याद रखना, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित पद्मदेव जो है हिमालयन रियासती प्रजामंडल के सचिव थे। 1939 में क्या हुआ था, और 1939 की अगर बात की जाए तो 1939 में जो है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पझोता आंदोलन भी सिरमौर में ही होता है। पझोता आंदोलन जो है 1942 में, याद रखना 1942 में कौन सा आंदोलन सिरमौर में होता है, पझोता आंदोलन, जिसका संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से भी माना जाता है। कुनियार प्रजामंडल भी आपने सुना होगा। कुनियार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार चंबा सेवक संघ, चंबा सेवक संघ बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1936 में चंबा सेवक संघ की भी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिकरण अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष की, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। देखिए, अगर बात की जाए जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर की, तो ये हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर, पहले मुख्य जो यहाँ पे चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के थे, इनका नाम था NC मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था EP मून।
ई पेड्रल इनका नाम था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। उसी प्रकार पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम KL मेहता था। वर्तमान में अगर मुख्य सचिव पूछे जाएंगे तो इनका नाम प्रबोध सक्सेना। पहली महिला, अगर मैं बात करता हूँ, पहले जो राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम S चक्रवर्ती था। और पहली जो महिला राज्यपाल थी, इनका नाम शीला कौल था। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, चाहे जैसे शीला कौल पहली महिला राज्यपाल थी। S चक्रवर्ती साहब जी जो है वो क्या थे, ये पहले राज्यपाल थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले विधानसभा के अध्यक्ष, तो इनका नाम था पंडित जयवंत राम। और पहली महिला थी विद्या स्टोक। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में तो थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सुन के जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो विद्या स्टोक जो है वो पहली महिला थी, इस बात को आपने याद रखना है। अब हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या रह चुके, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, ये नहीं है, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग हिमाचल हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर महिला पूछेंगे तो लीला सेठ है। लेकिन हिमाचल, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले ऐसे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो हिमाचल से आते हैं, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम है डॉक्टर मेहरचंद महाजन। इनके नाम पर ही DAV कॉलेज जो एक है, डॉक्टर मेहरचंद महाजन कॉलेज, DAV कॉलेज, यहाँ पे जो है वो कहाँ पे, तो डॉक्टर महाजन DAV कॉलेज जो है वो कांगड़ा में है, और इनके नाम से। और ये हिमाचल प्रदेश के ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बाबा बालक नाथ जी का कॉलेज भी हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमीरपुर के चकमो नामक स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन कोई सा भी ले लो, परीक्षाओं में आपको कोई सा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो हमारी कल मैराथन सीरीज और ये वाली सीरीज है ना, वहाँ से भाई मैं बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन पक्के हैं। जैसा मर्जी पेपर डाल दो, 2 क्वेश्चन वहाँ से एग्जामिनर डालता ही डालता है, इतना हम जानते हैं। और अगर महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो क्वेश्चन पक्का देखने को परीक्षा में मिलेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके लिए जो है वो 2 अंक दे सकते हैं, कुछ शब्द कह सकते हैं कि आपको कैसी हमारी वीडियोज़ लगती है। अगला क्वेश्चन है कि न्योगल पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन सी नदी पर निर्मित है। देखिए, न्योगल पनबिजली परियोजना की बात हो रही है, और न्योगल पनबिजली परियोजना जो है वो ब्यास नदी में किस नदी पर निर्मित है, ब्यास नदी पर निर्मित है। देखिए, न्योगल पनबिजली परियोजना तो ब्यास नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। देखिए, अगर ब्यास की सहायक नदियों की बात करता हूँ तो न्योगल ब्यास की सहायक है, चक्की ब्यास की सहायक है, गज ब्यास की सहायक है, हारला ब्यास की सहायक है, सुकेती ब्यास की सहायक है, मानोनी ब्यास की सहायक है, बिनुआ ब्यास की सहायक है, बाणगंगा है। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो ब्यास की सहायक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, न्योगल हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, सुकेती हो गया, मानुनी हो गया, बिनुआ हो गया और बाणगंगा, ये सारी की सारी जो है वो किसकी सहायक है भैया, ब्यास की सहायक है। ब्यास का जो वैदिक नाम है, ये भी पूछा गया है कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, तो अर्ज्य, और संस्कृत नाम जिसका है वो विपाशा है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही चीज़ें परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है, और 5 नदियों में देखो 3 नदियाँ हैं जो हिमाचल से आती है। देखिए, जो हिमाचल से आती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश से एक निकलती है चिनाब नदी, जो कि चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती है। उसी प्रकार ब्यास नदी जो है वो रोहतांग से आती है, और रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से आती है, ये भी आपको याद रखना है। ब्यास नदी जो है काफ़ी ज़्यादा, इसके ऊपर भी जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो बनाई गई है, इस बात को आपने याद रखना है। तो न्योगल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो ब्यास नदी पे, इस बात को आपने याद रखना है। और जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चेनाब है, और सबसे छोटी नदी यमुना है, जो कि एक ही जिले सिरमौर में बहती है। और सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर ये बहती है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर पंडोह बांध निर्मित है। देखिए, अगर पंडोह बांध की बात होती है तो पंडोह बांध जो है वो ब्यास नदी पर निर्मित है, और ये कहाँ पर है, तो पंडोह बांध जो है वो मंडी में है, इस बात को आपने याद रखना है। 14 किलोमीटर बड़ा है, और सबसे छोटा कृत्रिम बांध अगर मैं हिमाचल का कहता हूँ तो पंडोह बांध है। पंडोह बांध जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा कृत्रिम बांध है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो पौंग डैम है वो कहाँ पे है, तो पौंग डैम भी ब्यास नदी पर ही निर्मित है। और अगर पौंग डैम की बात की
की जाए तो इसको महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है, और ये जो है वो ब्यास नदी पर है और कहाँ पे है, कांगड़ा में है पौंग डैम। उसी प्रकार कोल डैम, पौंग डैम के बाद बात करते हैं कोल डैम की। कोल डैम बिलासपुर में है और सतलुज किस नदी पर निर्मित है भाई, सतलुज नदी पे निर्मित है। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध जो है वो गोविंद सागर है, गोविंद सागर डैम है, जो कि सतलुज नदी पे, भाखड़ा डैम है, सॉरी कौन सा नदी है, सतलुज नदी पे है आपका। गोविंद सागर तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन सबसे बड़ा जो डैम है वो भाखड़ा डैम है, इस बात को आपने याद रखना है। चमेरा डैम, चमेरा डैम जो है वो कहाँ पे, चंबा में, तो चंबा में जो है वो चमेरा डैम है, इस बात को आपने याद रखना है। ये रावी नदी पे निर्मित है, ये भी कृत्रिम ही है। तो गोविंद सागर झील भी वही है जहाँ पे भाखड़ा डैम है, उसके आसपास ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब ये बांध बनाए जाते हैं तो इसके पीछे ऑटोमेटिकली जो है वो झील बच जाती है, इसीलिए हम इसको कृत्रिम झील भी का दर्जा भी देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे। देखिए धामी आंदोलन के नेता की बात हो रही है, और धामी आंदोलन के जो नेता थे वो थे भागमल सोथा। कब हुआ था धामी आंदोलन, तो धामी आंदोलन 16 जुलाई 1939, बहुत बार बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्या आप उसको गलत करेंगे। देखिए धामी के बारे में बात कर लेते हैं। धामी गोलीकांड तो 16 जुलाई 1939 को हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछता है कि धामी रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल, किसके द्वारा, गोविंद पाल के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना। धामी की जो राजधानी थी रियासत की वो थी हलोग, हलोग जो है वो धामी रियासत की राजधानी थी। और 1857 की विद्रोह के समय धामी के शासक कौन थे, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो धामी के जो शासक थे वो गोवर्धन सिंह थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों की सहायता की थी। और धामी को जो है वो 16 अप्रैल 1948 को, याद रखना 16 अप्रैल 1948 को धामी को महासू जो हमारा जिला था उसमें मिला लिया गया था, इस बात को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंशियंट नेम ऑफ बैजनाथ वाज, बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो था किरग्राम। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में तो बहुत ज़्यादा बार डिस्कस हो चुका है कि जो बैजनाथ है इसका पुराना नाम किरग्राम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा देवरा, देवरा जो है वो कहाँ का, तो देवरा जो है वो जुब्बल का पुराना नाम है। अगर ब्रह्मपुर की बात की जाए तो ब्रह्मपुर जो है भरमौर का पुराना नाम है, भरमौर वही जो 84 देवी देवताओं के जहाँ पे टेम्पल है। उसी प्रकार कहलूर की बात की जाए तो कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और भी कुछ पुराने नाम है जैसे कि कांगड़ा, कांगड़ा का जो पुराना नाम है वो त्रिगत है। कल्पा, कल्पा जो है वो चीनी, चीनी जो है वो कल्पा का पुराना नाम है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए सुंदरनगर, सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़, बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम था। नालागढ़, नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो था हिंडूर, हिंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम था। तो ये थे कुछ पुराने नाम जो हिमाचल के हमने पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार मार्क जरूर कीजिएगा, परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए भाभा घाटी जो है वो किन्नौर में है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार भाभा घाटियों की बात हो रही है तो भाभा घाटी किन्नौर में है। बसपा वैली, बसपा वैली जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी किन्नौर में है। मूलगांव वैली किन्नौर में है। आपकी रिब्बा वैली, रिब्बा वैली को अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी घाटी जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहा जाता है, तो वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा वैली को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो वलय घाटी है वो हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है। तो वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है और वलय घाटी जो है वो मंडी में है। कहाँ पे वलय घाटी, मंडी जिले में वलय घाटी, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा मलाना घाटी, जो मलाना घाटी है वो कुल्लू में है। आपकी पार्वती घाटी कुल्लू में है। आपके लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटी है, लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है, आपकी लिंगटी घाटी है, आपके पट्टन घाटी है, आपकी भागा घाटी है, आपके ये सारी घाटियाँ लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार क्यारदादून घाटी, क्यारदादून घाटी जो है जिसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिरमौर जिले में, कहाँ पे स्थित है, सिरमौर जिले में ये घाटी स्थित है। गलती नहीं करेंगे, कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। उसी प्रकार दून घाटी, दून घाटी जो है सेपरून घाटी, दून घाटी ये कहाँ पे है, सोलन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये तो हमने घाटियाँ देखी, घाटियाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इंदर किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए बात की जा रही है इंदर किला पर्वत चोटी की।
तो अगर मैं इंद्रकीला पर्वत चोटी की बात करता हूँ तो ये कुल्लू में है, इस बात को आपने याद रखना है। कुल्लू में है इंद्रकीला पर्वत चोटी। और सोलंग, अगर मैं इसके अलावा पर्वत चोटियों की बात करता हूँ तो इंद्रकीला आपके कुल्लू में है, सोलंग जो पीक है वो भी कुल्लू में है, पतालसू पीक वो भी कुल्लू में है, पीन पार्वती पीक ये भी कुल्लू में है, शीतीधार पीक भी कुल्लू में है। तो ये सारी की सारी चोटियाँ हमने कुल्लू में देखी, चाहे हमने सोलंग सोलंग पीक देखी, पतालसू देखी, उमाशिला देखी, आपकी पीन पार्वती देखी, आपकी शीतीधार पीक देखी, ये सारी की सारी कहाँ पे, कुल्लू में। अगर चंबा की मैं बात करता हूँ तो चंबा में है जैसे नरसिंह टिब्बा चंबा में है, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है आपका। अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ पाई जाती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो ये पाई जाती है अपने चंबा डिस्ट्रिक्ट में, इस बात को भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए लाहौल स्पीति की भी अगर बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में मुलकिला पीक है, आपके गेफांग पीक है, शिंगरीला पीक है। तो ये सारी की सारी पीक, चाहे मुलकिला है, शिंगरीला है, गेफांग है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तीनों की तीनों आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है वो कौन सा है? ये लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2 है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। अरे अगर पूरे हिमाचल का पूछा जाएगा तो गलत करोगे? नहीं भाई, पूरे हिमाचल का है 123, गलत नहीं करेंगे। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा किस ज़िले का है जनसंख्या घनत्व, तो वो हमीरपुर का है। कितना है भाई? 407 है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पूछा जाएगा कि आपका हिमाचल का 123 है, अब क्वेश्चन यहाँ से और भी बहुत सारे बन सकते हैं। लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात हिमाचल का 972 है, सबसे ज़्यादा 195 वो भी हमीरपुर का ही है। अगला क्वेश्चन, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि गोबर गैस मुख्यतः होती है। देखिए गोबर गैस, जिसको हम जो है मीथेन भी कहते हैं, तो गोबर गैस जो है वो मीथेन जो है, मीथेन गैस में जो है गोबर गैस पाई जाती है। मीथेन गैस को जो है वो मार्स गैस के नाम से भी जो है कहा जाता है, तो इसको मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन गैस को, इस बात को आपने याद रखना है। एलपीजी का नाम आपने सुना होगा। एलपीजी की पहले तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम है, और इसमें गैसें पाई जाती है ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी में जो आपने एलपीजी जो आप गैस देखते हो उससे जो गंध नामक जो गैस होती है, जो गंध छोड़ती है जब गैस लीक होता है, तो उसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है? मिथाइल मरकैप्टन उसका नाम है, जो गंध छोड़ती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस है जो एलपीजी गैस में पाई जाती है। सीएनजी का नाम आपने बहुत सुना होगा। सीएनजी की फुल फॉर्म भी कभी कभार टेट परीक्षाओं में आती है। तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सीएनजी का पूरा नाम है। आपको ना हर एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई, आप टेट की तैयारी कर रहे हो और साइंस के क्वेश्चन वहाँ पे पूछना लाजमी हो जाएगा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए अब ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी आती है ग्रीन हाउस गैस में? सारी ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में ही दिया है, आपका O3 हो गया, ओजोन लेयर हो गया। तो ओजोन गैस में भी जो है वो ये ग्रीन हाउस गैसेस में ही आती है। और ओजोन लेयर किस परत में वायुमंडल की पाई जाती है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात की जाए ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, भैया कौन से मंडल में? समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर को किस इकाई में मापा जाता है, किस यूनिट में मापा जाता है? तो अगर बात की जाए ओजोन लेयर की, तो इसको जो है वो डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर क्या करती है? तो ओजोन लेयर जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें कौन सी लेयर बचाती है? तो ओजोन लेयर बचाती है, इस बात को आपने याद रखना है। O3 हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी किरणें सबसे अधिक भेदक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिटेरिंग रेंज। देखिए जो यहाँ पे वाई रेज है, आपकी जो गामा किरणें हैं वो सबसे अधिक क्या होती है? अधिक वेदक होती है, इस बात को आपने याद रखना। तो सबसे अधिक वेदक होती है गामा किरणें। वाई की तरह इसका साइन आप देख सकते हो। और एक्स रेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्स रेज की एक बार पूछा गया था कि जो एक्स रेज है इसको किसके द्वारा खोजा गया था? तो डब्ल्यू के रोएंटजन। तो डब्ल्यू के रोएंटजन जो है वो रोएंटजन जिनके द्वारा एक्स रेज खोजा गए थे। गामा किरणों किसके द्वारा खोजी गई थी? आप जल्दी बताएं। बीटा किसने खोजी? अल्फा और बीटा किरणें सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार डिटेल से आप इनको पढ़ें।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1990-92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा। तो 1990 और 92 में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो टीपू सुल्तान ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ लड़ा था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है। अगर बात की जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इन्होंने जो है वो चौथा युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? चौथा युद्ध लड़ा था। सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो ये जो है इनके समय जो है वो तीसरा युद्ध हुआ था इसका, आंग्ल मैसूर युद्ध का। और चौथा युद्ध की अगर मैं बात करता हूँ तो चौथा युद्ध भी हुआ था। तो चौथा युद्ध कब हुआ था? पूरे युद्ध की बात कर लेता हूँ। 4 युद्ध टोटल हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769। दूसरा हुआ था 1790 से 1792। सॉरी, दूसरा हुआ था 1780 से 84। फिर हुआ था 90 से 92। फिर हुआ था आपका चौथा हुआ था भाई 1799। तो आपको चारों युद्ध याद रखने हैं। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769, 1767 से 69। फिर हुआ था 80 से 1780 से 84। फिर हुआ था 90 से 92 और फिर हुआ था 99 से 99। और जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय तो कॉर्नवालिस थे, लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर 1792 में किस युद्ध के बाद हुए थे? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर भी हस्ताक्षर हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने कब भारत पे आक्रमण किया। नादिर शाह का आक्रमण भारत पे बड़ा ही खतरनाक माना जाता है। नादिर शाह के द्वारा जो है वो भारत पे जब आक्रमण किया गया था, कब किया गया था? तो 1738-39 में नादिर शाह ने जो है भारत पे आक्रमण किया था। आज आपका पेपर भी है तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आए, जान मारे और सोच समझ के पेपर करें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, 2.5 घंटे का समय है। चाहे शास्त्री है, चाहे वो हमारे जेबीडी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। एक बार कोड ज़रूर लिखना है। हमारा जो कोड है वो है हर हर महादेव। तो आप अच्छे से पेपर करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और महादेव हमारे साथ ही जिस लेवल की हमने तैयारी की है उसी लेवल का हमारे अनुसार ही पेपर देंगे। तो 1738-39 में जो है वो नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। देखिए, नादिर शाह जो है वो ईरान का, फारस का एक जो है वो आक्रमणकारी था, ये आपको पता होना चाहिए। जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था तो मुगल शासक कौन थे? तो उस समय मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो है मुगल शासक होते थे जब नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखो, नादिर शाह ने मुगल सेना को बहुत ही बुरी तरह पराजित कर दिया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है भारत पे 57 दिनों तक अटैक करता रहा, ये भी आपको याद रखना है। 57 दिनों तक भारत पे नादिर शाह अटैक करता रहा, इस बात को आप याद रखें। और जब ये इसने 57 दिनों तक भारत पे अटैक किया तो वापस जाते हुए ये अपने साथ दिल्ली का जो बहुत ही कीमती तख्ते ताउस था उसको अपने साथ ले गया। तो तख्ते ताउस का जो कोहिनूर हीरा है वो किसके द्वारा ले जाया गया? तो तख्ते ताउस का जो कोहिनूर हीरा है भाई, वो कौन ले गया? तो नादिर शाह। और किसके शासनकाल के समय? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय 1738-39 के कारण में इन्होंने युद्ध किया था। 57 दिनों तक ये भारत में रहे थे, अटैक करते रहे और बहुत इन्होंने लूटा था, मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ भी यहाँ से ले गया था, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट है, आप जैसा मर्जी क्वेश्चन ले लो, इम्पॉर्टेंट हमेशा रहने वाला है। इस बात को आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज डुअल गवर्नमेंट एब्लिश्ड। देखिए, किस वर्ष द्वैत शासन का अंत हुआ? द्वैत शासन का जो अंत है वो हुआ था 1772 में। द्वैत शासन का अंत जो है वो 1772 में होता है। लेकिन इसके पीछे सिनेरियो क्या है, स्टार्ट कब हुआ? एग्जामिनर तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है वो 1764 में जो है वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी और इसके बाद अंग्रेज बहुत हावी हुए थे भारतीयों पर। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1765 में भारत के अंदर द्वैत शासन लागू हुआ था, लेकिन 1772 में इसको जो है इस द्वैत शासन का जो है वो डबल गवर्नमेंट एब्लिश्ड का जो है वो क्या किया गया था, अंत कर दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज का प्रमुख नेता नहीं था? ब्रह्मा समाज का एक प्रमुख नेता नहीं था ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
क्योंकि भैया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा तो विधवा पुनर्विवाह को जो है वो लागू किया गया था। विधवाओं के लिए जो विडो जो मैरिज होती थी वो पहले नहीं होती थी, लेकिन विधवा के लिए जो है विवाह दोबारा से शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर यहाँ पे बात की जाए इस ब्रह्मा समाज की, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा ही 1929 में सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो कलकत्ता में मिलकर इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने ये कार्य किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को जो है वो आगे बढ़ाया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिमाचल प्रदेश, जय मां भंग्याणी, हर हर महादेव, जय शंभो।